गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 41 के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 41 है, ये चैप्टर बेसिकली अप्लाइड जूलॉजी अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र का टॉपिक है। इस चैप्टर में मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख संवर्धन, मत्स्य संवर्धन, इस तरह की कुछ उपयोगी जानकारियां सम्मिलित की गई हैं। तो जो चैप्टर नंबर 41 है, इस पूरे चैप्टर में उन तकनीकों के बारे में, उन विधियों के बारे में जानकारियां दी गई हैं जो तकनीकें या विधियां मानव के लिए उपयोगी हैं। तो डिस्कस करते हैं आज इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के साथ। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर, हिंदी में जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। और आज के इस लेक्चर में हम एपीकल्चर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर है, इसके बारे में शुरू करते हैं। जो पहली जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, वो जानकारी एपीकल्चर के सिग्निफिकेंस, मधुमक्खी पालन के महत्व से संबंधित है। प्रश्न ये है कि आखिर मधुमक्खियों का पालन किस उद्देश्य को लेकर किया जाता है। तो मैं यहां पर संक्षिप्त रूप में मधुमक्खी पालन के 3 महत्व डिस्कस करूंगा और फिर इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन का सबसे जो बड़ा महत्व है वो है शहद की प्राप्ति। जो हनी है, शहद है, वो इस एपीकल्चर का एक प्रमुख उत्पाद है। और इस शहद का उपयोग औषधियों के रूप में, प्लस इस शहद का उपयोग विभिन्न प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के निर्माण में, और इसके अलावा इस शहद का उपयोग
एक प्राकृतिक मीठे के रूप में, नेचुरल स्वीटनर के रूप में किया जाता है। और वो शहद इस एपीकल्चर का ही एक प्रोडक्ट है और इस कारण एक बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है ताकि बड़ी मात्रा में शहद की प्राप्ति हो सके। तो एक सिग्निफिकेंस तो ये हुआ कि एपीकल्चर से शहद की प्राप्ति होती है और फिर उस शहद का कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। नंबर 2, जो दूसरा महत्व मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है बी वैक्स की प्राप्ति। एपीकल्चर से हमें मोम प्राप्त होता है और ये जो वैक्स है, मोम है, इसका उपयोग भी विभिन्न प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के निर्माण में किया जाता है। तो दूसरा उद्देश्य ये है कि एपीकल्चर का एक और प्रोडक्ट है बी वैक्स, मोम, और उस मोम की प्राप्ति के लिए भी एक बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। 2 बातें हुई। नंबर 3, मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को एक बड़े स्तर पर पाला जाता है। तो यहां पर ये जो मधुमक्खियां हैं ये हेल्प करती हैं परागण की क्रिया में, कि किसी खेत में कोई फसल लगी हुई है और जो मधुमक्खियां हैं वे परागण की क्रिया में एक एजेंट, एक प्रमुख एजेंट का काम करती हैं। तो एपीकल्चर से शहद और मोम की प्राप्ति के साथ साथ ये एपीकल्चर मदद करता है, सहायता करता है परागण की क्रिया में, जिससे उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी है खेत की, गार्डन की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने यहां पर एपीकल्चर के, मधुमक्खी पालन के 3 महत्व आप लोगों के साथ डिस्कस किए और इन 3 उद्देश्यों को लेकर ही ये एपीकल्चर किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर की डेफिनेशन के बारे में कि हम मधुमक्खी पालन किसे कहेंगे या एपीकल्चर की एक डेफिनेशन क्या दी जा सकती है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें, ये पूरा काम हम औद्योगिक स्तर पे कर रहे हैं, यानी एक बड़े स्तर पर। तो औद्योगिक स्तर पर शहद और मोम की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी का संवर्धन या पालन एपीकल्चर कहलाता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने बनाई, औद्योगिक स्तर पर मोम व शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों का पालन या संवर्धन एपीकल्चर कहलाता है। यहां तक ठीक, ये मैंने एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया।
अब जिस जंतु का हम संवर्धन कर रहे हैं या जिस जंतु का हम यहां पर बड़े स्तर पर पालन कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है उस जंतु की वर्गीकृत स्थिति, उस जंतु की आकारिकी, उसके लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जब तक हमें ये ऐसी जानकारियां उस जंतु के बारे में नहीं होगी, हम एक बड़े स्तर पर अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका पालन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ जानकारियां उस संबंधित जंतु के बारे में हमें होनी चाहिए। तो पहली जो जानकारी हम डिस्कस करेंगे वो है उस जंतु की वर्गीकृत स्थिति। अंग्रेजी में इसे हम सिस्टेमिक पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां एक बात याद रखनी है, यहां संवर्धन या पालन मधुमक्खियों का किया जाता है, हनी बी का किया जाता है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे मधुमक्खियों की वर्गीकृत स्थिति के बारे में, सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में। तो पहली बात, जिस फाइलम या संघ से मधुमक्खियों का संबंध है उस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं ये। क्लास हिंदी में वर्ग, इनका जो वर्ग है वो इंसेक्टा, ये क्लास हो गया इनका। जिस ऑर्डर से यानी जिस गण से मधुमक्खियों का संबंध है उस गण का, ऑर्डर का नाम है हाइमेनोप्टेरा और वंश एपिस है इसका। तो ये चार बातें डिस्कस की। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एपीकल्चर, और एपीकल्चर में संवर्धन या पालन मधुमक्खी का किया जाता है। तो पहली बात हमने डिस्कस की मधुमक्खी की वर्गीकृत स्थिति के बारे में, उसके फाइलम, उसकी क्लास, उसके ऑर्डर और उसके जीनस के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरी, एपीकल्चर के लिए मधुमक्खियां, इनका हम पालन करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मधुमक्खी की इन चार स्पीशीज के बारे में। पहली है एपिस डोरसेटा, दूसरी है एपिस इंडिका, तीसरी है एपिस फ्लोरिया और चौथी है एपिस मेलिफेरा। तो चार स्पीशीज हैं। हम डिस्कस अब ये कर रहे हैं कि इन 4 स्पीशीज में से वो कौन सी स्पीशीज हैं जो एपीकल्चर के उद्देश्य से उपयोग में ली जाती हो, या ऐसी प्रजाति की बात हम करेंगे जो एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन के लिए बेहतर है। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं एपिस
डॉर्सेटा के बारे में। ओके, जो पहली वाली है ये एपिस डॉर्सेटा, इसे रॉक हनी बी के नाम से जाना जाता है। ये जनरली जो चट्टानें हैं, पहाड़ियां हैं, वहां पर बड़े आकार वाली मधुमक्खी की प्रजातियां हैं और नाम दिया इनका एपिस डॉर्सेटा। कॉमनली इन्हें रॉक हनी बी के नाम से जानते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? अगर हम एपिस डॉर्सेटा के छत्ते को देखते हैं तो इनके एक छत्ते में डॉर्सेटा के पर्याप्त मात्रा में शहद उपलब्ध है। यानी एपिस डॉर्सेटा के छत्ते में काफी मात्रा में शहद उपलब्ध है, लेकिन एपिस डॉर्सेटा उग्र प्रकृति की मधुमक्खी है, तो इन्हें नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसलिए जब भी एपीकल्चर करते हैं तो एपिस डॉर्सेटा स्पीसीज का उपयोग नहीं किया जाता, शहद पर्याप्त होते हुए भी, क्योंकि ये मधुमक्खियां उग्र स्वभाव वाली हैं। दूसरी मैं बात कर रहा हूं स्पीशीज की। इस दूसरी स्पीशीज का नाम है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को भारतीय मोना मक्खी के नाम से जाना जाता है। इंडिका इज कॉमनली कॉल्ड इंडियन मोना फ्लाई। तो एपिस इंडिका भारतीय मोना मक्खी है, आकार में छोटी है, और अगर हम इसके एक छत्ते को देखें तो एक छत्ते में लगभग 3 किलो से 4 किलो शहद उपलब्ध होता है, पर्याप्त शहद की मात्रा। ये शांत प्रकृति की मधुमक्खी है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो जनरली मधुमक्खी पालन के लिए एपिस इंडिका एक उपयुक्त प्रजाति है, कारण कि एक तो इसके छत्ते में पर्याप्त मात्रा में शहद है, लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति छत्ते में। दूसरा, ये शांत प्रकृति की है, उग्र नहीं है, तो इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरी प्रजाति की बात करूंगा, एपिस फ्लोरिया। जो एपिस फ्लोरिया है, इसे कॉमनली भृंगा मक्खी के नाम से जाना जाता है। अगर हम फ्लोरिया के छत्ते को देखते हैं तो एक छत्ते से मात्र 250 ग्राम के आसपास शहद प्राप्त होता है। तो ये जो प्रजाति है एपिस फ्लोरिया, ये भी एक उपयुक्त प्रजाति एपीकल्चर के लिए नहीं है, क्योंकि प्रत्येक छत्ते से जो शहद प्राप्त होता है वो बहुत कम मात्रा में, तो लाभ ज़्यादा नहीं होगा। और लास्ट है एपिस मेलिफेरा। इसे यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। इसके एक छत्ते में फ्लोरिया की तुलना में 9 गुना अधिक शहद है, मतलब इसमें भी पर्याप्त मात्रा में शहद है, शांत प्रकृति की है, छोटी आकार वाली है, इजीली नियंत्रित किया जा सकता है। तो दूसरी बात जो मैंने डिस्कस की वो हमने डिस्कस की है
मधुमक्खी की प्रजातियों के बारे में, और यहां ये डिस्कस किया कि मधुमक्खी की जो 4 प्रजातियां हैं, एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा, तो उनमें से एपीकल्चर की दृष्टि से एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा ये 2 स्पीशीज बेहतर प्रजातियां हैं, क्योंकि ये शांत प्रकृति की होने के साथ साथ इनके छत्तों से पर्याप्त मात्रा में शहद भी प्राप्त होता है। अब मैं जो तीसरी जानकारी डिस्कस कर रहा हूं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि मधुमक्खियां जो हैं इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन उपस्थित होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, मधुमक्खियां बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करती हैं। तो बात करते हैं मधुमक्खियों के सामाजिक संगठन के बारे में। तो हम क्या देखते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के मेंबर्स इनके छत्तों में प्रेजेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। पहली बात मैं करूंगा क्वीन की। एक छत्ते में एक समय पर केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन। अगर मैं क्वीन की स्ट्रक्चर देखता हूं, उसके बारे में पढ़ता हूं, तो हम देखते हैं कि क्वीन जो है वो डिप्लॉइड है। सिंपली आप इसे 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हो, द्विगुणित है ये। दूसरा, क्वीन का काम छत्ते में अंडे देने का होता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा अंडे देती है। वो सभी हैप्लॉइड अगुणित होते हैं। तीसरी बात, जो क्वीन है ये फर्टाइल है, जनन सक्षम फीमेल है। दे आर फीमेल फर्टाइल, तो ये अंडे उत्पन्न करती है। अच्छा, क्वीन की मैं जब बात कर रहा हूं तो क्वीन क्या करती है, इस पूरे छत्ते को मेंटेन करना, नियंत्रित करना, ये सब काम क्वीन का है। क्लियर? बात कर रहा हूं मैं ड्रोन की। ड्रोन एक्चुअली में मेल है, ये नर सदस्य है, लेकिन ये मेल हैप्लॉइड है। दे आर हैप्लॉइड, यानी n से रिप्रेजेंट करो, तो ये मेल है, हैप्लॉइड है। ये भी गैमिट बनाएंगे, स्पर्म बनाते हैं, लेकिन ये जो स्पर्म है जो ड्रोन ने बनाए वो बिना मियोसिस के बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये खुद n है, गैमिट भी n बनना चाहिए, स्पर्म भी n बनेंगे, तो बिना मियोसिस के ये गैमिट बनाएंगे। यहां तक क्लियर? ये भी फर्टाइल है क्योंकि स्पर्म बनाते हैं। तीसरी बात कर रहा हूं वर्कर की। वर्कर है वो भी फीमेल है, तो क्वीन भी फीमेल थी, वर्कर भी फीमेल है। क्वीन भी डिप्लॉइड 2n थी, ये भी 2n है, लेकिन ये स्टराइल है। स्टराइल का मतलब ये अंडे उत्पन्न नहीं कर सकते। तो काम क्या है? वर्कर छत्ते की देखभाल करना, शहद इकट्ठा करना, बनाना, मकरंद लेकर आना, छत्ते की सफाई करना, अंडों की देखभाल करना, ये सब काम वर्कर्स के, श्रमिकों के होते हैं। तो क्वीन और वर्कर दोनों डिप्लॉइड हैं, दोनों फीमेल है, बस एक ही अंतर है, क्वीन जनन सक्षम मादाएं हैं, वर्कर बंधीय मादाएं हैं। ड्रोन मेल है, हैप्लॉइड है,
जनन सक्षम हैं, बिना अर्धसूत्री विभाजन के नर युग्मक बनाते हैं। अब बात यह है कि फीमेल ने जो अंडे दिए उनमें से कुछ अंडों का शुक्राणु के साथ संलयन हो गया, तो निषेचित अंडे क्वीन बना सकते हैं, वर्कर्स बना सकते हैं, क्योंकि 2n तो ये दो ही है। निषेचित अंडों से कभी ड्रोन नहीं बनेंगे, क्योंकि निषेचित अंडे तो 2n है, ड्रोन है वो हैप्लॉइड है। अब कौन से निषेचित अंडे क्वीन बनाएंगे, कौन से निषेचित अंडे वर्कर्स बनाएंगे, ये डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पर, उन अंडों को मिलने वाले पोषण पर। अगर अंडों को रॉयल जेली, एक विशेष खाद्य है, अगर वो मिलता है तो ऐसे अंडे क्वीन बनाएंगे। अगर सामान्य भोजन मिलता है तो वर्कर्स बनाएंगे। अच्छा, कुछ अंडे ऐसे थे जो रानी ने दिए, वो निषेचित नहीं हुए, यानी अनिषेचित थे, और बिना निषेचन के ही वो बन गए ड्रोन। अब वो अनिषेचित है तो n थे, ड्रोन भी n है, और ये क्रिया होती है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। तो ये हमने सोशियल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया मधुमक्खियों का। कॉलोनियल समूह बना के रहती है, इनकी कॉलोनी को छत्ता, अंग्रेजी में हाइव कहा जाता है। कल हम डिस्कस करेंगे मधुमक्खी पालन की जो दो विधियां हैं, एक ट्रेडिशनल परंपरागत विधि वो डिस्कस करेंगे, फिर आधुनिक विधि डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि परंपरागत विधि की तुलना में आधुनिक विधि क्यों अधिक बेहतर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।